Hello guys, greetings to all again. Today we are going to take chapter second, New Kings and Kingdoms. जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था उसके आगे हम देखेंगे आज। तो अब तक जो है हमने पढ़ लिया था कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से नए किंगडम्स जो है वो अराइज हुए थे सेवन मेडिएवल पीरियड के अंदर, और ट्राईपार्टिक स्ट्रगल जो था कन्नौज के लिए पाल पृथ्वी और राष्ट्रकूट के अंदर, उसके बारे में पढ़ा था हमने। जो नॉर्थ इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन था और सोसाइटी और इकोनॉमी थी उसके बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे तुर्किश इन्वेजन से। ओके, तो तुर्किश इन्वेजन। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन देयर वाज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। जो हर्षवर्धन जो था गुप्त एम्पायर का काफ़ी लीडिंग जो रूलर था, उसकी डेथ के बाद में ऐसा हुआ कि पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया इंडिया के अंदर। यानी कोई एक स्ट्रॉन्ग जो है राजा नहीं था जो कि कंट्रोल कर सकता था पूरे एम्पायर को, छोटे छोटे जो है भागों में बिखर रहा था। इस तरीके की कंडीशन आ चुकी थी। काफ़ी सारे स्मॉल किंगडम जो उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। यही वक्त था कि जो तुर्क्स जो थे उन्होंने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। और 11वीं सेंचुरी जो है उसके अंदर जो महमूद ऑफ गजनी था उसने इंडिया की वेल्थ के बारे में सुना कि भाई इंडिया जो है वो काफ़ी वेल्दी कंट्री है, काफ़ी गोल्ड और दूसरी चीज़ें भी है इंडिया के पास में। तो इस वजह से 1001 सेंचुरी से 1027 सेंचुरी के बीच में जो मोहम्मद जो था गजनी, उसने 17 टाइम जो है इंडिया के ऊपर अटैक किया। इस 17 टाइम के अंदर उसने जो है मुल्तान, पेशावर, कांगड़ा, थानेश्वर, कन्नौज, मथुरा, ग्वालियर, सोमनाथ, कश्मीर और पंजाब, इन सब जगहों पे वो आया, यहाँ पे वो रेड किया। उसका जो है मकसद इंडिया पे रूल करने का नहीं था, बल्कि उसका मकसद सिंपल और क्लियर था कि इंडिया की जो वेल्थ है उसको लूटना और इस सारी की सारी वेल्थ को अपने साथ में लेके जाना, और अपने यहाँ के जो पैलेस, मॉस्क्यूज और बिल्डिंग्स थी उनको जो है डेकोरेट करना इस इंडिया से जो माल लूटा था उससे। बहुत सारे जो कि स्कॉलर्स थे महमूद की कोर्ट में, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। अल बरूनी जो था उसने अपनी जो बुक थी तहकीक हिंद, उसके अंदर लिखा इंडियंस के बारे में। फिरदौसी ने जो है शाहनामा के अंदर महमूद ऑफ गजनी की बायोग्राफी लिखी। तो ये था तुर्क्स का इन्वेजन इंडिया के अंदर। तो जो सबसे पहला तुर्क्स था मोहम्मद ऑफ गजनी, वो इंडिया आया था 17 टाइम्स। उसने इंडिया पे अटैक किया। यहाँ से सब माल जो है सोना चांदी और भी बहुत सारी जो जेम्स थे या फिर जो इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं या फिर कॉस्टली आइटम, वो सारे लूटे, लूट के अपने साथ लेके गया। जो मोहम्मद ऑफ गजनी था उसके जो सक्सेसर्स थे यानी उसके जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया इंडिया के अंदर। लेकिन इसने जो है मोहम्मद ऑफ गजनी ने एक चीज़ ये कर दी थी कि उसने रास्ता बना दिया था दूसरे लोगों के लिए कि भाई आप जो है फ्यूचर में इंडिया के ऊपर इन्वेजन कर सकते हो। तो 1150 के अंदर जो गजनवीद एम्पायर जो है उसको जो गोरीज थे उन्होंने कैप्चर कर लिया, जो कि गौर से बिलोंग करते थे, जो कि अभी प्रेजेंट है अफगानिस्तान का कुछ पार्ट है। 1187 के अंदर लाहौर जो कि सबसे लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड था यानी सबसे लास्ट किला जो था गजनवी का, उसको भी जो है मोहम्मद गोरी ने जीत लिया। और मोहम्मद गजनी जो था उसकी तरह नहीं था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जो है वो इंडिया के ऊपर रूल करना चाहता था। तो जो इसी टाइम पीरियड में इंडिया के अंदर जो है पृथ्वीराज चौहान जो है वो दिल्ली का रूलर था। उसकी जो है मिलिट्री अचीवमेंट के अंदर महोबा, बुंदेलखंड, गुजरात, इन सारी जगहों पे जो है उसकी विक्ट्री बताती है कि भाई वो काफ़ी अच्छा मिलिट्री जो है उसकी पास थी। जो पृथ्वीराज का जो कोर्ट पॉइंट था यानी उसका जो राज दरबारी था चंद्रबरदई, उसने जो है पृथ्वीराज रासो एक बुक लिखी थी जिसके अंदर उसने पृथ्वीराज चौहान की सारी अचीवमेंट्स बता रखी थी। तो जो मोहम्मद ऑफ गोरी था उसके और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो बैटल्स हुई थी तराइन में। इन दोनों बैटल को बैटल ऑफ तराइन्स बोलते हैं। जो पहली वाली बैटल थी उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, लेकिन जो सेकंड जो बैटल थी उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। और इसी के साथ में उसने इंडिया के अंदर फाउंडेशन यानी नींव रखी तुर्किश रूल की। जो इंडिया है, इंडिया के अंदर तुर्किश रूल को इस्टेब्लिश करने के बाद में मोहम्मद गोरी जो है उसने इंडिया को जो छोड़ दिया अपने दासों के हाथ में। उसके जो स्लेव्स थे उन स्लेव्स के हाथों में छोड़ के, कैपेबल स्लेव्स के हाथों में छोड़ के उसने जो है इंडिया को यहाँ से जो है वो चला गया। अब हम पढ़ेंगे चोलास के बारे में। जो मोहम्मद गोरी के जो स्लेव्स थे या फिर जो तुर्किश जो है एम्पायर इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर दिल्ली सल्तनत, उसके अंदर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिएवल पीरियड के अंदर कौन कौन से जो है किंगडम्स अराइज हुए थे, न्यू किंगडम। तो उसके अंदर एक है चोला। जो चोल जो है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था
जो कि तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में था। कराईकेला जो है वो इसका सबसे फेमस चोल रूलर था। उसकी जो है टाइम पीरियड के अंदर चोल एम्पायर काफ़ी पावरफुल बना। जो चोल जो है ये विजयालया जो था 1850 सेंचुरी में, उसके टाइम में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है थे। इन्होंने तंजौर को जो है अपनी कैपिटल बनाया था। जो विजयालया है उसने चोल एम्पायर को कंसोलिडेट किया था। कंसोलिडेट यानी एक एक साथ में इकट्ठा करके सारे पे एक साथ में शासन किया। उसके बाद में जो है राजराज फर्स्ट और उसका सन राजेंद्र फर्स्ट, ये दोनों जो है चोल एम्पायर के पावरफुल रूलर्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राजराज फर्स्ट, जो कि चोल एम्पायर का एक काफ़ी पावरफुल रूलर था। इसकी जो मिलिट्री स्किल्स थी उसकी वजह से इसने काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को जो है कॉन्कर किया था। इसने उस वक्त के जो इसके पास के जो रूलर्स थे, चेर चेर जो डायनेस्टी थी उसको कॉन्कर किया, मदुरई को। डेक्कन के चालुक्यों ने जो है उन्होंने भी इसकी सुजनिटी यानी इसकी जो है सर्वोच्चता या इसको जो है अपना लीडर जो है वो मान लिया। जो राजराज फर्स्ट था इसके रूल के अंदर ही जो चोल एम्पायर के पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट नेवी थी, जिसकी मदद से इन्होंने जो चाइना है, चाइना के भी कुछ नॉर्दर्न पार्ट को एनेक्स कर लिया था। जो चोल रीजन जो था चोल प्रोविंस का, उसको जो है मोमाद्दी चोल मंडलम भी कहते थे। तो यहाँ पे एक शिवा का टेम्पल भी था जिसको राजराजेश्वरा टेम्पल बोलते हैं या फिर बृहदेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि शिव भगवान का काफ़ी अच्छा मंदिर है तंजौर में, जो भी राजराज फर्स्ट के टाइम में ही बनाया गया था। और इसकी जो वॉल्स हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छी इंग्रेविंग्स कर रखी है, जिसके अंदर राजराज फर्स्ट की अचीवमेंट्स के बारे में बता रखा है, उसके अकम्पलिशमेंट के बारे में बता रखा है। ये बृहदेश्वरा टेम्पल का फोटो है जो कि तंजौर के अंदर है और राजराज फर्स्ट ने इसको बिल्ड किया है। नेक्स्ट जो रूलर है चोल एम्पायर का वो है राजेंद्र फर्स्ट। ये राजराज फर्स्ट का ही सन था। ये भी अपने फादर की तरह काफ़ी जो है स्किलफुल था मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के अंदर। राजेंद्र फर्स्ट का जो है टाइम रेन था, इसके अंदर जो है चोल एम्पायर वो एक फॉर्मिडेबल और स्ट्रॉन्ग एम्पायर के अंदर चेंज हो चुका था। इन्होंने जो है इसके जो फादर की जो मूवमेंट थी कि भाई श्रीलंका के जो कुछ पार्ट्स दिए थे, इसने उसी को आगे बढ़ा के रखा और इसने भी श्रीलंका के अंदर कुछ जो है एरिया को कंप्लीट अपने अंदर कॉन्कर किया। इसने जो है पाल रूलर जो थे बंगाल का महिपाल, उसको भी गंगा नदी को पार करके उसको भी हराया और उसके बाद में एक टाइटल लिया, उसको बोलते हैं गंगाई कौंड यानी कॉन्करर ऑफ द गंगा। ये टाइटल लिया इसने क्योंकि इसने जो है गंगा रिवर को क्रॉस करके जो पाल रूलर थे बंगाल के, उनको भी वहीं जाके इसने हराया। अपनी विक्ट्री को कॉमरेट करने के लिए यानी जो है विजय एक स्तंभ के रूप में या एक मेमोरी के रूप में इसने जो है एक नई सिटी को फाउंड किया और उसका नाम रखा गंगईकोंड चोलपुरम। ये चोल पीरियड के टाइम का एक टेम्पल है जिसके अंदर काफ़ी अच्छी फाइन आर्किटेक्चर बता रखा है और काफ़ी स्कल्पचर्स बता रखे हैं। चोला डायनेस्टी के बारे में जानकारी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है उनके इंस्क्रिप्शंस। इनकी मदद से ही हम रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं उनकी हिस्ट्री। ये जो इंस्क्रिप्शंस थी यह टेम्पल की दीवारों पे भी थी और साथ ही साथ में कॉपर प्लेट्स के ऊपर भी थी। तो इनसे हमारे को डिटेल्स मिलती है कि जो रूलर्स है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, या वो ग्रांट्स या डोनेशंस भी करते थे और उनका रेवेन्यू सिस्टम, इन सारी चीज़ों की जानकारी किससे मिलती है हमारे को, इन इंस्क्रिप्शंस की मदद से। ये एक इंस्क्रिप्शन जो है वॉल के ऊपर इंक्रेव की गई है बृहदेश्वरी टेम्पल की, जिस जो कि राजराज फर्स्ट जो था चोल एम्पायर का उससे बिलोंग करती है। जो चोल इंस्क्रिप्शंस थी इनकी मदद से जो चोल रूलर्स जो है उनके मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में भी पता चलता है और साथ ही साथ में कुछ इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि वहाँ पे जो विलेज जो है वो किस तरीके से बटे हुए थे, वहाँ पे किस तरीके से ट्रेड गिल्ड्स बने हुए थे या असेंबलीज थी, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से किया जाता था। साथ ही साथ में जो लैंड ग्रांट्स होते थे यानी ज़मीन जो दान करते थे राजा, वो कॉपर प्लेट्स के ऊपर उसको लिख के दान करते थे। ये जो इंस्क्रिप्शन थी ये संस्कृत लैंग्वेज के अंदर थी और इनकी स्टार्टिंग हमेशा होती थी पहले देवीय वंदना से, यानी देवता की जो है पहले ये वंदना करते थे और उसके बाद में जो है किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर देते। उसके बाद में ये जो है रूलर को डिस्क्राइब करती थी और उसके जो प्रीडिसर्स थे यानी उसके जो पूर्वज थे उनकी भी डिटेल बताती है हमारे को। जो इंस्क्रिप्शंस हैं टेम्पल्स के ऊपर, जो ये इंस्क्रिप्शन मिली है मंदिरों की और इनकी दीवारों से, इनसे हमारे को जो चोल रूलर्स है उनकी आर्किटेक्चर का भी काफ़ी अंदाज़ा मिलता है कि भाई वो जो आर्किटेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल थे। जो टेम्पल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माना जाता था चोल पीरियड के अंदर, और क्योंकि ये जो है सारे की सारी रिलीजियस एक्टिविटी का भी सेंटर होता था। उसके अलावा बहुत सारे सोशल और कल्चरल फंक्शंस भी
टेम्पल्स के अंदर ही होते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चोल एडमिनिस्ट्रेशन। जो किंग जो था वो हेड होता था स्टेट का, और उसको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी। जो चोल पीरियड है उसके अंदर जो इंस्क्रिप्शन, उन इंस्क्रिप्शन से हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की भी जानकारी मिलती है, जिसके अंदर ये बताते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थी, उसके अलावा भी बहुत सारे अदर ऑफिशियल्स भी थे, जैसे पेनुदरम जो कि हायर ऑफिशियल्स होते थे, श्रीउतरम जो कि लोअर ऑफिशियल्स होते थे। जो ऑफिशियल्स होते थे यानी जो अधिकारी होते थे, इनको जो है जो वेतन जो है वो मेनली ग्रांट के थ्रू होता था, यानी इनको या तो जो ज़मीन है वो दान दी जाती थी कि भाई आप ये ज़मीन जो है इस ज़मीन पे कुछ भी करिए, मतलब एग्रीकल्चर कीजिए, या आप किसी को उसको दूसरों को एग्रीकल्चर करवा के टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इनको जो है पेमेंट होता था। जो चोल एम्पायर है वो मंडलम में डिवाइड था, मंडलम या प्रोविंस, छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था। इनको जो है प्रोविंसेस को या मंडलम्स को जो है रॉयल फैमिली ही जो है गवर्न करती थी। उसके बाद में जो मंडलम्स है वो आगे वालनाडुस के अंदर या डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिवाइडेड थे, और ये वालनाडुस आगे डिवाइडेड थे नाडुस के अंदर या फिर विलेजेस के अंदर। और जो कुछ गांव जो थे उनके उनसे मिलके एक नाडु बनता था। एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन होता था। जो ग्रुप है विलेजेस का उसको वेल्लास या फिर पीजेंट फैमिलीज बोलते थे। एज मेंशन द अर्लियर द चोल रूलर्स वुड गिव लैंड ग्रांट, ऐसा जैसे कि भाई इंस्क्रिप्शन के अंदर पहले ही बताया गया है, हमको पता चला कि भाई जो चोल रूलर जो है वो इस लैंड ग्रांट्स करते थे, यानी ज़मीन दान करते थे। जो ज़मीन जो वो दान होती थी वो मेनली होती थी ब्राह्मणों को और टेम्पल्स को। तो जो ज़मीन ब्राह्मणों को या टेम्पल्स को दान दी जाती थी उसको ब्रह्मदेही बोलते थे। और ये भी एक रीज़न है कि क्योंकि ब्राह्मणों को और मंदिरों को जो है ज़मीन दान दी जाती थी, इस वजह से यहाँ पे ब्राह्मण सेटलमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं साउथ इंडिया के अंदर। यहाँ पे दो तरह की असेंबलीज थी, सभा और उर्व। जो ब्राह्मणों से मिलकर जो बनती थी उसको बोलते थे सभा, और नॉन ब्राह्मण पॉपुलेशन जिसमें होती थी असेंबली में उसको बोलते थे उर्व। नगरम जो है वो एक अनादर ग्रुप था जिसके अंदर ट्रेडर और मर्चेंट होते थे। एक इस तरीके की इंस्क्रिप्शन मिली है उत्तर मेरूर के अंदर, जहाँ पे इन तीनों टाइप के असेंबलीज के बारे में पता चलता है कि सभा, उर और नगरम में। नेक्स्ट है एग्रेरियन एक्सपेंशन अंडर द चोलास, यानी एग्रीकल्चर के अंदर क्या जो है चेंजेस आए चोल एम्पायर के अंदर, उसके बारे में। लैंड रेवेन्यू जो है वो चोल एम्पायर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स था इनकम का। जो स्टेट है इसकी 1/3 जो है वो लगभग लैंड रेवेन्यू से ही मिलता था इनकम का। जो लैंड सर्वेज है वो रेगुलरली होते थे, क्योंकि लैंड जो है उसको उसकी क्वालिटी के आधार पर जो है डिवाइड कर रखा था, और उसी के हिसाब से जो है रेवेन्यू भी लिया जाता था। और रेवेन्यू जो है वो रिवाइज भी करते रहते थे लैंड की कल्टिवेबल कैपेसिटी के ऊपर। एग्रीकल्चर जो है वो एक इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन था, इसलिए काफ़ी स्पेशल अटेंशन भी मिलते थे इसको। इसलिए इरिगेशन फैसिलिटी जो थी यानी सिंचाई की जो सुविधा है उसको भी मेंटेन और इम्प्रूव करते रहते थे टाइम से टाइम। विलेज असेंबलीज जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती थी इरिगेशन फैसिलिटी के लिए, और साथ ही साथ में वो एक और चीज़ वो जो मेंटेन और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती थी लार्ज वाटर रिसोर्सेज के लिए, जैसे टैंक्स हो गए या तालाब हो गए या नाड़ियाँ हो गई, इस तरीके की चीज़ों के लिए। ये लोग जो है रेन वाटर को कलेक्ट करते थे, और उसको कलेक्ट करे हुए वाटर को बाद में जो है कैनाल्स, टैंक्स इनके थ्रू पहुंचाते थे। जो चोल ड्रिलर है इन्होंने एनीकट्स भी बनाए थे, यानी नदी का पानी रोकने के लिए कावेरी रिवर के ऊपर। जो चोल रूल है इन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये लोग डिक्लाइन होने लगे। सबसे फर्स्ट ब्लो आया था 1217 में, जब इनको जो पांड्याज जो है उन्होंने डिफीट किया, और उसके बाद में चोल डायनेस्टी फाइनली एंड हो गई थी 1217 9th सेंचुरी के अंदर। लेकिन इनकी जो लेगेसी और ग्रैंडयर है वो आज भी विजिबल होती है इनके आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स के अंदर, और जिससे हमारे को इनके बारे में भी जानकारी मिलती है। चैप्टर फिनिश है। ट्राईपार्टी स्ट्रगल, वैसल, सामंत, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में पूछ सकते हैं आप। सारी बुक एक्टिविटीज़ कंप्लीट कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।